स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी साहित्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतर पोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? ए सदा सुखलाल, बी इंसा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल और डी सदल मिश्र। तो आपको ये बताना है कि अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतर किसने किया था? तो पहले सवाल का जवाब आपका विकल्प डी हो जाएगा, सदल मिश्र ने किया था। और सदल मिश्र का संबंध जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए मैथिली शरणगुप्त, बी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सी राजा राम शास्त्री और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये मैथिली शरणगुप्त की है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? आपको बताना है कि शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है। ए दुष्यंत कुमार, बी वीरेंद्र कुमार जैन, सी अशोक वाजपेयी और डी कह रहा है कुंवर नारायण। तो आपको बताना है कि शहर अब भी संभावना है। तो ये जो कृति है ये अशोक वाजपेयी की है। तो विकल्प सी उत्तर तीसरे का सही होगा। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपको चौथे सवाल का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आते हैं सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। बकरी नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको पांचवें सवाल का उत्तर देना है कि बकरी नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये कथन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। विकल्प बी उत्तर जो है पांचवें का सही हो जाएगा और ये कृति भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। छठवें सवाल में कह रहा है कि अम्मा का संदूक किसका कहानी संग्रह है? आपको बताना है अम्मा का संदूक किसका कहानी संग्रह है। ए जैनेन्द्र, बी मदन मोहन, सी शैलेंद्र और डी इला प्रसाद। तो छठवें का उत्तर देना है अम्मा का संदूक। तो ये मदन मोहन का कहानी संग्रह है। विकल्प बी जो है उत्तर आपका छठवें में सही हो जाएगा। सातवां सवाल कह रहा है कि प्रकृति ने शशि और शेखर को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका बनाकर भेजा था। यह किस आलोचक का कथन है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी गोपाल राय। तो सातवें में आपको बताना है यह जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र शेखर और शशि के संदर्भ में कहा गया है। तो ये कथन जो है वो गोपाल राय का है। विकल्प डी उत्तर जो है वो सही होगा 7 नंबर सवाल का। अब सवाल नंबर 8वां कह रहा है कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी मुकुटधर पांडे, सी डॉक्टर गोपाल राय और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको आठवें सवाल का उत्तर देना है कि यह जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो गोपाल राय का है। तो विकल्प सी उत्तर जो है सही होगा आठवें का। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि धर्मशास्त्र में लिखा गया है
कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं, उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह किसका कथन है? ए आनंदी, बी सरसुख, सी कन्हैया और डी तहसीलदार। तो 9वें सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये आनंदी के द्वारा कहा गया कथन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में कह रहा है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी इस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? ए अमृतलाल नागर, बी राही मासूम रजा, सी शिव प्रसाद सिंह और डी श्रीलाल शुक्ल। तो आपको 10वें का उत्तर बताना है कि वैद्य जी जो है वो किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो ये श्रीलाल शुक्ल की हैं। तो विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? ए तमस, बी बलचनामा, सी आधा गांव और डी कितने पाकिस्तान। तो आपको इसमें से उस कृति का चयन करना है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है। तो वो कृति बलचनामा है। यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक नागार्जुन है। बाकी तीनों जो है वो रचना भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि समानांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं। ए कह रहा है धर्मवीर भारती, बी जैनेन्द्र, सी रेणु और डी कमलेश्वर। तो आपको बताना है कि समानांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं। तो ये कमलेश्वर रहे हैं। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा 12 का। सवाल नंबर 13। कह रहा है कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये कथन किसका है? ए सुदर्शन, बी जैनेन्द्र, सी प्रेमचंद और डी नामवर सिंह। तो 13 का उत्तर आपको देना है कि 13 का सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये कथन जैनेन्द्र के द्वारा कहा गया है। 14 में कह रहे कि एक श्रावणी दोपहर की धूप किसकी कहानी है? आपको बताना है कि एक श्रावणी दोपहर की धूप ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी भगवती शरण वर्मा और डी रेणु। तो आपको 14 का उत्तर देना है। तो ये कहानी जो है वो रेणु के द्वारा लिखित है। विकल्प डी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 का। रिठमेणी चरिव अरिष्ट नेमिचरित किसकी रचना है? ए धवल, बी कन कामर, सी देवसेन और डी पद्म कृति। तो आपको ये बताना है कि रिठमेणी चरिव अरिष्ट नेमिचरित ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो ये रचना धवल की है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? ए रविशंकर उपाध्याय, बी कृष्णदेव उपाध्याय, सी हरिशंकर उपाध्याय और डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर सवाल का उत्तर देना है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा। कृष्णदेव उपाध्याय ने किया था। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि भारतेश्वर बाहुबली रास एक किसकी कृति है? ए जिनदत्त सूरी, बी शालिभद्र सूरी, सी विजय सेन सूरी और डी अम्बदेव सूरी। तो 17 नंबर सवाल का उत्तर दे रहा है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। शालिभद्र सूरी की जो है ये कृति है। 18 में कह रहा है कि महादेव वर्मा की काव्य संग्रह की कविताएं किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? आपको बताना है कि महादेव वर्मा के किस ये इसमें हो जाएगा श है। किस काव्य कृति की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? ए दीपशिखा, बी नीरजा, सी सांदगीत और डी सप्तपर्णा। तो आपको 18वें सवाल का उत्तर देना है। तो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित जो इनकी रचना है उसका नाम सप्तपर्णा है। तो विकल्प डी उत्तर जो है वो 18 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में करे कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग एक काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्ति है ये किस काव्य कृति से ली गई है? ए नाथवाणी, बी गोरखवाणी, सी बीजक और डी कवितावली।
तो आपको बताना है कि काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति से है। तो ये जो है आपकी कवितावली से ली गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावादी संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो 20वें सवाल का उत्तर देना है कि ये अभिमत जो है, ये कथन जो है, इसमें से किस आलोचक का है? तो 20 का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये नामवर सिंह का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहे कि भरत के रससूत्र में निहित सुयोग का अर्थ भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी श्री शंकुक और डी अभिनव गुप्त। तो 21 का उत्तर आपको देना है कि 21 का उत्तर सही क्या हो जाएगा। तो भुक्ति आस्वाद की स्थापना जो है वो भट्टनायक ने की थी। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे हैं कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। ए तार सप्तक, बी पहला तार सप्तक, सी तार सप्तक और डी प्रथम तार सप्तक। तो आपको बताना है कि जो भिन्न-भिन्न नए विचारों के साथ, रचना शैलियों के साथ जो 7 कवि प्रयोगवाद में कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह जो था वो किस नाम से था? उसका सही नाम आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर आपका विकल्प ए हो जाएगा, तार सप्तक। ए जो है विकल्प सही होगा 22 का। सवाल नंबर 23। 23 में कह रहे हैं कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी कह रहा विष्णु प्रभाकर। तो 23 वाले का उत्तर जो है आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहे कि भक्ति आंदोलन को पराजय की क्षति का पूरक किस विद्वान ने कहा है? 24 में बताना है कि भक्ति आंदोलन को पराजय की क्षति का पूरक ये किसने कहा है? ए गुलाब राय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो 24 का उत्तर देना है कि भक्ति आंदोलन को पराजय की क्षति का पूरक तो ये गुलाब राय ने कहा था। विकल्प ए जो है उत्तर सही होगा 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर 25। कह रहा है कि यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी होते हैं। आपको बताना है कि ये संवाद जो है वो किस नाटक से लिया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी स्कंदगुप्त, सी भारत दुर्दशा और डी अंधेर नगरी। 25 का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा स्कंदगुप्त। विकल्प बी जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 26। कह रहा है कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबसी अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है ए मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, महर्षि अरविंद का दर्शन, सार्थ का अस्तित्ववाद और डी फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है कि यशपाल अपने उपन्यासों में किस विचारधारा से प्रभावित हैं और कौन सी विचारधारा जो है वो ठूंसते हैं। तो ये जो विचारधारा है वो मार्क्स और लेनिन का साम्यवाद है। तो विकल्प ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27। कह रहा है रेनू की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 27 का उत्तर बताना है आपको कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फार्म है, गुलफाम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए अपरंपार पत्रिका, बी भारत मित्र में, सी सरस्वती में और डी चांद पत्रिका में। तो 27 का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अपरंपार पत्रिका हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 28। कह रहे रेणु की कहानी पंचलाइट उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है?
तो आपको बताना है कि जो पंचलाइट रेणु की कहानी है, किस संकलन से ली गई है? ए. ठुमरी, बी. अग्निखोर, सी. आदिम रात्र की महक और डी. अच्छे आदमी। तो पंचलाइट किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये ठुमरी में है। विकल्प ए जो है उत्तर 28 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 में कह रहे कि गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की का जीवन गाथा है। ये कथन किसका है? ए. डॉक्टर नामवर सिंह, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामचंद्र शुक्ल और डी. डॉक्टर बच्चन सिंह। तो गोदान के संदर्भ में ये जो कथन कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा 29 का। अब आते हैं सवाल नंबर 30। कह रहे आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये पंक्तियां किसकी हैं? ए. निराला, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सुमित्रा नंदन पंत और डी. महादेवी वर्मा। तो 30वें का उत्तर आपको देना है कि पंक्तियां किसकी हैं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये मेरा प्रयास भी आपको पसंद आएगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।